Hi friends, my name is Kanhaiya Patel. In this video, we'll study chapter number 5, Movement Towards Independence of Class 9 SS Textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम 5वां चैप्टर करेंगे मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस 9वीं कक्षा की एसएस टेक्स्ट बुक में से। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा इस चैप्टर को समझने के लिए। मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस हम इस पार्ट में ये सीखेंगे जब ब्रिटिश सरकार ऑलमोस्ट डगमगा उठी थी और देवर ऑलमोस्ट गोइंग टू गिव इंडिपेंडेंस, बट लेकिन ये उसके पहले का पीरियड, तो तकरीबन 20-25 साल पहले का पीरियड है। उस वक्त कैसे कैसे मूवमेंट्स हुए जिसने तुरंत ही मजबूर कर दिया था ब्रिटिश सरकार को इंडिया से जाने के लिए। सो इन दिस चैप्टर वी लर्न द पीरियड ऑफ अराउंड 20-25 years बिफोर इंडिपेंडेंस वेयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ टोटली been unstable and they were almost had decided to give India independence, and there are a lot many important movements that happened during those time, and that's what we will learn in this chapter. The period from 1920 to 1947 is considered as Gandhian age and the Gandhian movement of struggle for independence. 1920 से 1947 के पीरियड को गांधीयन एज कहते हैं और इस गांधीयन मूवमेंट में जितने भी स्ट्रगल्स हुए इंडिपेंडेंस में वो इंक्लूडेड है। दिस सेकंड स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया इज द स्ट्रगल ऑफ हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। मोर इट इज़ द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया टू। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलने के लिए खास करके इसमें ये स्ट्रगल थे और उसके विपरीत और उसके ऊपर फ्रीडम ऑफ इंडिया भी था इसमें। This movement passed through a stream of events and there was a uniform effect of it. So we shall observe the effect in this chapter. ये सारे स्ट्रगल जितने भी थे वो एक पद्धति से चले, यूनिफॉर्म एफर्ट से चले और उसके परिणाम भी थे, तो वो सारे इफेक्ट्स, उसके असर भी सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Simon Commission. Montfort amended declaration that the commission should be sent to India after 10 years to examine the efforts and operations of the constitutional reforms and to suggest more reforms for India, but 2 years before or later government appointed Simon Commission. Montfort ने डिक्लेरेशन किया था कि 10 साल के लिए इस कमेटी को वहाँ भेजेंगे ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे हैं, कितने इफेक्ट्स हुआ है इंडिया में। लेकिन 2 साल के बाद ही साइमन कमीशन को अपॉइंट कर दिया गया था। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ सर जॉन साइमन एंड 7 अदर मेंबर्स। इस कमीशन में 7 और मेंबर्स थे सर जॉन साइमन के अलावा। ऑल ऑफ देम वर द मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन एज अ मेंबर। ये सारे के सारे मेंबर्स, सातों के सात मेंबर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे। भारत का एक भी मेंबर उसमें नहीं था। इंडियंस रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ द इंडियन मेंबर्स इन दिस कमीशन सो एज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड पेन्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, बट ब्रिटिश रिजेक्टेड दिस रिकमेंडेशन। भारतीय लोग ने प्रस्ताव रखा कि आप इस कमीशन में भारतीय लोग को रखो ताकि वो भी लोगों का दर्द समझ सके, लेकिन उस प्रस्ताव को ब्रिटिश ने रिजेक्ट कर दिया। So the Indians decided to oppose it. Simon Commission was greeted with strikes, assembly positions, loudspeakers of Simon Go Back, and unfurling of black flags and appeals. तो इंडियंस ने उसका अपोज करने का चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने असेंबली में स्ट्राइक्स किए, पोजीशंस, लाउड स्लोगन्स बोलते रहे कि साइमन गो बैक, और फ्लैग लहराए काले कलर के। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस द मूवमेंट मर्सिलेसली। जितने भी मूवमेंट्स होते थे उनको बड़ी दरिद्रता से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको रोकने की भी कोशिश की। लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत एंड जवाहरलाल नेहरू बिकेम विक्टिम्स ऑफ द ऑपरेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू को इसकी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी जो वो अपोज कर रहे थे उसके। द असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑर्डर्ड लाठी चार्ज ऑन लालाजी प्रोसेशन। लालाजी की जो प्रथा चल रही थी अपोजिशन के, उस पर पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लाठीचार्ज का भी ऑर्डर दे दिया।
Lala Lajpat Rai was injured seriously while taking the lead in this procession in Lahore. लाहौर में इसी ऑपरेशन का लीड करते हुए लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरह से लगा था. फ्यू मंथ्स लेटर ही पास्ट अवे. कुछ महीनों बाद उनका निधन हो गया. द न्यूज ऑफ लाला जीज डेथ इंस्टिगेटेड वीर भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु एंड देयरफॉर दे किल्ड सॉन्डर्स. सुखदेव राजगुरु और वीर भगत सिंह को इससे बहुत वो गुस्सा हो गया और उन्होंने सॉन्डर्स को मार डाला. Nehru Committee. With the opposition of Simon Commission, Hindi Wazir Bankar had presented a draft on the constitution as a Simon Commission, in which it stated that the Indian leaders of all the parties formulated appropriate constitution which the British government will further think upon. तो साइमन कमीशन के बाद अब नेहरू कमीशन ने क्या किया, एक साइमन कमीशन के सामने प्रस्ताव रखा हिंदी वजीर बंकर हेड ने कि कैसे इंडियन लीडर्स पार्टी सब मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं कि कैसे भारत को चलाएंगे. तो बाय अंडरस्टैंडिंग द चैलेंज ऑफ दिस रिपोर्ट, नेशनल जनरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड नेहरू कमेटी रिपोर्ट. इस रिपोर्ट के चैलेंजेस समझने के बाद नेशनल जनरल असेंबली ने नेहरू कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप के अंडर. This report, which was given, is known as the Nehru Report, which states dominion status, independent judiciary, fundamental rights and adult suffrage. इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं. वो एक्चुअली जो स्टेटस था वो बता रहा था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की मांग कर रहा था, फंडामेंटल राइट्स भी चाहिए थे और एडल्ट सफरेज बंद होने चाहिए वो भी कर रहा था. इवेंचुअली द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्टेड द रिकमेंडेशन मेड इन दिस रिपोर्ट. अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी प्रस्ताव इस रिपोर्ट में रखे गए थे उसको खारिज कर दिया. Demand for complete freedom 1929. During the time, National Assembly members Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose were active national leaders. इस समय पर नेशनल असेंबली में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस एक्टिव मेंबर थे. दे वर द प्रोपगेटर्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. उनको प्रोपगेटर्स बोलते हैं जिनकी इच्छा थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए. द यूथ ऑफ इंडिया वॉज नॉट हैप्पी विद द डोमिनेंस स्टेटस. जो उस वक्त डोमिनेंस स्टेटस था, जो परिस्थिति थी, उससे यहाँ के यंगस्टर्स, भारत के यंगस्टर्स खुश नहीं थे. ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी इन लाहौर, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नेशनल जनरल असेंबली पास अ रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट असेंबली इंडिपेंडेंस. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नेशनल जनरल असेंबली ने रावी रिवर के तट पर लाहौर में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी. आफ्टर दैट ऑन 26 जनवरी 1930 द मेंबर्स टुक द ओथ ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे. उसके बाद 26 जनवरी 1930 को सारे सदस्यों ने प्रण लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट भी किया. सिंस देन 26 जनवरी हैज़ बिकम मेमोरेबल फॉर ऑल ऑफ अस. उसके बाद ही 26 जनवरी हमारे सबके लिए मेमोरेबल बन गया. इंडिपेंडेंट इंडिया हैड मेड द रिपब्लिक डे मेमोरेबल बाय इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डे. स्वतंत्र भारत ने रिपब्लिक डे मनाकर उस दिन को और भी महत्व दे दिया था, जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया. Dandi Yatra March 12 to 26 April 1930. As a part of the civil disobedience movement, Gandhiji decided to go back to Dandi village by its sea coast to break the salt law. Salt law को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी विलेज को जाने का तय कर लिया था. On the day of 11th March evening, in the assembly of the thousands of people, the message of सत्याग्रह was sent. सत्याग्रह का मैसेज 11 मार्च की शाम की सभा में भेजा गया था. Even if the people got arrested, with the firm determination of non-violence, स्ट्रगल अगेंस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड. अगर इसके बावजूद भी अगर लोगों को जेल किया गया है, स्ट्रगल चालू रखने का लोगों ने तय कर लिया था और वैसा ही हुआ. ऑन 12 मार्च 1930 अंडर दिस लीडरशिप गांधी जी कमेंस्ड दांडी यात्रा विद द सपोर्टर्स फ्रॉम हरिजन आश्रम, नाउ गांधी आश्रम. गांधी आश्रम से 12 मार्च 1930 को लोगों ने दांडी के लिए कूच कर दी और उस आश्रम को उस वक्त हरिजन आश्रम कहते थे, ना उसको गांधी जी आश्रम कहते हैं. सिंगिंग दी हाइम वैष्णवजन टू तेन रे कहिए जे पीर पढ़ाई जाने रे. और यही गाना गाते गाते लोग जा रहे थे, जिसमें कहते थे कि वैष्णवजन तो तेने कहिए रे पीर पढ़ाई जाने रे.
Gandhiji said in Dandi Yatra, brave never run away from the struggle. The one who runs away by seeing the struggle is not brave. गांधी जी ने दांडी यात्रा के दरमियान कहा था कि जो साहसी होता है वो स्ट्रगल देखकर भाग नहीं जाता है, और जो भाग जाता है वो साहसी नहीं है. अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, सरोजनी नायडू, महादेव भाई देसाई एक्सेट्रा स्टार्टेड दांडी मार्च. सरोजनी नायडू और महादेव भाई देसाई ने भी दांडी मार्च शुरू कर दिया था गांधी जी के नेतृत्व के अंदर. This march was 370 kilometers, which included Aslalji, Bareji, Nadiyad, Anand, Boryali, Ras, Jambusar, Bharuch, Surat, Navsari, as well as small and large regions. इस 370 किलोमीटर के एरिया में असलालजी, बेजराजी, नडियाद, आनंद, बोरियावी, रास, जम्बूसर, भरूच, सूरत, नवसारी और छोटे मोटे रीजन्स भी इंक्लूडेड थे. ड्यूरिंग दांडी मार्च इन द रीजन्स, पीपल वर एक्सप्लेन्ड द रीजन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ. सॉल्ट लॉ क्यों तोड़ा जाता है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का अर्थ भी लोगों को इस मार्च के दरमियान समझाया गया था. Gandhiji told a Bhatt on 29 March 1930, I shall die a death of a coward and dog, but I will not return to ashram without attaining पूर्ण स्वराज. गांधी जी ने एक भट्ट को कहा था 29 मार्च 1930 को कि मैं एक डरपोक, कायर की या एक कुत्ते की मौत मरना पसंद करूंगा, लेकिन आश्रम में पूर्ण स्वराज लिए बगैर वापस नहीं लौटूंगा. As Dandi March passed through these small villages and large towns, people used to clean the village roads, decorate their houses with torans, and shower conscience for their satyagraha. सत्याग्रह से अपना लगाव और जुड़ाव बताने के लिए लोगों ने अपने गांव के रोड साफ़ किए थे, तोरण लगाए थे, और इसी तरह अपना हिस्सा सत्याग्रह में दांडी मार्च के दरमियान वो बता रहे थे. दांडी यात्रा हैड अ वंडरफुल इफेक्ट इन द क्रिएटिंग ऑफ एस्टॉनिशिंग फेथ, यूनिटी एंड कॉन्शियसनेस अमंग्स द पीपल. लोगों में एकता, जागरूकता हुई और क्रिएटिंग अवेयरनेस हुआ. ये सारी चीज़ इस यात्रा के दरमियान उभर कर आई. और द होल नेशन वॉज इन्वॉल्व इन द वेव ऑफ सत्याग्रह के लहर में पूरा देश नहा रहा था. गांधी जी अलॉन्ग विथ हिज कलीग्स एंड सपोर्टर्स रीच दांडी ऑन 24 मार्च. 24 डेज ऑफ मार्च, 24 दिन के मार्च के बाद गांधी जी का दल दांडी पहुंचा 5 अप्रैल 1930 को. ऑन अर्ली मॉर्निंग ऑफ 6 अप्रैल 6:30 AM गांधी जी broke the salt law by picking off handful of salt from the sea coast. तो सी कोस्ट पे डालकर समुद्र तट पर जाकर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक मारकर सॉल्ट लॉ को तोड़ने का घोषित कर दिया था. सॉल्ट लॉ क्या है दोस्तों, हम जानते हैं कि जहां नमक पे टैक्स लग रहा था, तो गांधी जी का यही कहना था कि जो चीज़ के उत्पादन समुद्र से भारत में हो रही है उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए. इन अ लाउड वॉइस गांधी जी सेड, आई हैव ब्रोकन दी सॉल्ट लॉ. ऊंचे स्वर में गांधी जी ने कहा, मैंने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया है. एंड वाइल एड्रेसिंग द पीपल गैदरिंग देयर, ही अटर्ड, वहाँ की सभा को एड्रेस करते वक्त उन्होंने बताया, I by this event am applying salt to the foundation of the building in the form of British Empire. ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन में मैं नमक लगा रहा हूँ फाउंडेशन की तरह. श्री महादेव भाई देसाई हैज़ कंपेयर्ड दिस इवेंट एज अ महाभिनिष्क्रम. तो महादेव विजय देसाई ने इसको महाभिनिष्क्रम का नाम दिया है. जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स, राइटर्स, हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड विजिटेड एंड पब्लिश्ड रिपोर्ट्स अबाउट व्हाट दे विटनेस्ड. तो देश विदेश से फोटोग्राफर्स, राइटर्स और हिस्टोरियंस आए थे और उन्होंने हर चीज़ का नोट किया जो उन्होंने देखा वहाँ पर. In this way, the Dandi Yatra, which started from Sabarmati Ashram on 12th March, was nationally acclaimed, achieved its physical completion, but it started applying salt to the foundation of building in the form of the British Empire. So 12 मार्च को जो साबरमती आश्रम से ये दांडी यात्रा शुरू हुई थी, ये आखिरकार ख़त्म होगी और फिजिकल फॉर्म ने इसने सॉल्ट, नमक भी लगाना चालू कर दिया था ब्रिटिश एम्पायर को. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जनरेटेड न्यू नेशनल कंसेंसस अमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया. लोगों में जागरूकता हुई सिख बिल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए भी. The British beat them mercilessly. Lathi-charge, arrest, shooting and oppression of women and children continued, but again agitation did not decrease. ब्रिटिश ने उनको निर्दयता से मारा, लाठीचार्ज किया, अरेस्ट भी किए, गोलियां भी चलाई, लेकिन औरतें और बच्चों ने भी अपनी लड़ाई चालू ही रखी. During Dandi March, numerous constitutive programs like boycott of foreign clothes, prohibition of liquor, removing untouchability, Hindu-Muslim unity, and the vote to do social services was held. तो डांडी मार्च के दरमियान ही बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव काम भी हुए थे, जैसे फॉरेन कपड़े को ना पहनना, दारू छोड़ देना, छूत अछूत की भावना छोड़ देना, हिंदू मुस्लिम एकता, और लोगों ने प्रण लिए थे सोशल सर्विस काम करने के लिए, सामाजिक काम करने के लिए. दांडी यात्रा एंड ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ ब्रॉट नॉट ओनली द नेशनल वाइड
consciousness, but it brought fame in the aspects of non-violent struggle and movement worldwide. दांडी यात्रा और सॉल्ट लॉ के तोड़ने से सिर्फ राष्ट्र में जागरूकता नहीं आई, लेकिन विश्व भर में नॉन वायलेंस का और प्रेरणा मिलने लगे स्ट्रगल्स के लिए. Processions, programs, and assemblies were conducted for boycotting foreign goods, prohibition of foreign liquor, and picking up liquor making, not giving revenue tax, सत्याग्रह for removal of untouchability. तो इसके परिणाम स्वरूप लोगों ने प्रोग्राम्स किए, असेंबलीज किए, दारू छोड़ दिया, टैक्स देना छोड़ दिया, सत्याग्रह का भी इम्पोर्टेंस आगे फैला. टू वीकन दीज एजिटेशंस एंड स्ट्रगल्स द गवर्नमेंट स्टार्टेड लाठीचार्ज, इम्प्रिजनमेंट एंड अदर ऑब्स्टिकल्स. इसी सारे संग्रहों को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया था, लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया था. पीपल रिएक्टेड बाय डिस्ट्रॉइंग रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. तो इसके परिणाम स्वरूप लोगों ने रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और दूसरे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ना चालू कर दिया था. Incidents like agitation held under the leadership of Abdul Ghaffar Khan, Frontier Gandhi at Wadala, Bombay, struggle against foreign liquor under the leadership of Kasturba Gandhi in Mumbai, Garsana in Surat, in Viramgam during the salt law agitation, reunification of government members service as well as removal of children from government schools were the major highlights of these movements. तो इसके मूवमेंट्स के परिणाम स्वरूप अब्दुल गफर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं, उन्होंने अपना स्ट्रगल वडाला मुंबई से चालू किया. कस्तूरबा गांधी ने मुंबई से अपने लिकर बैनिंग का प्रोसेस चालू किया. करसना, सूरत, विरमगाम ने भी सॉल्ट लॉ का एडिशन चालू कर दिया था. लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में से, गवर्नमेंट स्कूल में से पढ़ाना भी बंद कर दिया था. Gandhi Iron Pact Roundtable Conference and Moratorium of Satyagraha. Gandhiji was called upon the Britishers for the Roundtable Conference related to the constitutional structure and reforms. So संविधान का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को बुलाया. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड बट विद द एब्सेंस ऑफ कांग्रेस लीडर्स इट वॉज फ्यूटाइल. पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन कांग्रेसी मेंबर्स की हाजिरी नहीं थी, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया था. तो reconcile with Congress, a pact between Gandhiji and Iron was made, which was known as the Gandhi-Iron Pact, March 31, 1931, in which permissions for free collection of manufacture of salt by persons near the sea coast and permission to peacefully picketing were the main points. इसमें क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुए, तो लोगों को जो समुद्र के पास जो रहते हैं लोगों को, उनको परमिशन दिया जाए वो मुफ्त में सॉल्ट कलेक्ट करे और उसको बेचे भी. तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा था. इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी वॉज द ओनली प्री रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कांग्रेस एंड ब्रिटिशर्स हैड डिस्क्रिमिनेटेड पॉइंट्स ऑफ वेरियस रिलीजियस कमिटीज़. दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से एकमात्र नेतृत्व कर रहे थे, जबकि ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट्स लगे थे रिलीजियस कमिटीज़ पर, जिससे गांधी जी बहुत ही नाखुश थे. गांधी जी वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड एंड देयरफॉर द कॉन्फ्रेंस वॉज डिसॉल्व. गांधी जी इससे नाखुश थे, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को डिसॉल्व कर दिया था. इसमें इस कांग्रेस को इस कॉन्फ्रेंस को इसलिए गांधी आयरन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं. Quit India movement. Keeping in mind the World War situation, the Congress Working Committee decided to end the individual सत्याग्रह January 1942. विश्व युद्ध के सिचुएशन को ध्यान में रख के कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को डिसाइड दिमाग में रख के काम किया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू डिसेप्टिव पीपल ऑफ इंडिया बाय क्रिप्स मिशन. क्रिप्स मिशन के दरमियान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को डिवाइड करना शुरू कर दिया था. सो द इंडियंस वर एंग्री एंड डिजेक्टेड. लोग उससे बहुत गुस्से हो गए थे. For people of the India no longer had faith in the British rule. अब ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश सरकार से लोगों का विश्वास उठ गया था. They assumed that the British do not wish to quit India. उनको ये लग रहा था कि अब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ने वाले नहीं हैं. गांधी जी advised the people to come out of despair and be prepared to give a new and last fight. गांधी जी ने लोगों से कहा कि आप नई और एक आखिरी जंग के लिए तैयार हो जाओ. On August 9, 1942, a resolution of Quit India movement was passed in the Working Committee of Congress held in मुंबई में. कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक मूवमेंट चालू किया जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन. ऑन द सेकंड डे ऑफ द रेजोल्यूशन गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद एंड अदर एमिनेंट कांग्रेस मेंबर्स लीडर्स वर अरेस्टेड. इसके दूसरे दिन गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया था.
न्यूज़पेपर वर बैन, रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड साइमल्टेनियसली। न्यूज़पेपर पे प्रतिबंध लगा दिया गया तो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी कांग्रेस लीडर थे उनको भी जेल में डाल दिया था। अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड अदर लीडर्स रिजल्टेड इन नेशन वाइड स्ट्राइक एंड टू दिस गांधी जी सेड, दिस इज द लास्ट फाइट इन माई लाइफ एंड देयरफॉर पीपल ऑफ इंडिया शुड मेक ऑल द अटेम्प्ट्स टू अचीव इंडिपेंडेंस। गांधी जी को जब अंदर डाला तब गांधी जी ने बोला कि जब लोगों ने उसके साथ लड़ने लगे तो गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई है और भारत के सभी लोगों को इंडिपेंडेंस अटेंड करने के लिए इसमें आना ही चाहिए। ही गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। उसने गांधी जी ने स्लोगन दिया, करो या मरो का। Strikes during Quit India movement. The rural and urban region of the country included workers, farmers, youth, students, teachers, businessmen and women were in the forefront of this movement. इस movement के आगे, क्विट इंडिया movement के आगे में कौन कौन थे? तो वर्कर्स थे, किसान थे, यूथ्स थे, स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, बिजनेसमैन थे। वर्कर्स वर ऑन द स्ट्राइक इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स भी स्ट्राइक पर थे। आयरन फैक्ट्रीज इन जमशेदपुर एंड कॉटन फैक्ट्रीज इन मुंबई एंड मद्रास वर टू ऑन स्ट्राइक। लोहे की फैक्ट्री जो जमशेदपुर में थी और कॉटन फैक्ट्रीज मुंबई और मद्रास में थी वो भी हड़ताल पे थी। 1 लाख मिल वर्कर्स ऑफ द 75 कॉटन मिल्स इंडस्ट्री इन अहमदाबाद वेंट टू पीसफुल स्ट्राइक फॉर 105 डेज। 1 लाख मिल वर्कर्स ने 75 जो मिल्स थी अहमदाबाद में उन्होंने भी 105 दिन तक पीसफुल स्ट्राइक की थी। कॉलेजेस एंड स्कूल्स ऑब्जर्व स्ट्राइक। कॉलेज और स्कूल ने भी हड़ताल पे थी। फॉर नियरली 3.5 months मार्केट्स ऑफ अहमदाबाद वर क्लोज। अहमदाबाद के मार्केट तकरीबन 3.5 महीने तक बंद थे। हार्मफुल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दरमियान हार्मफुल एक्टिविटीज़ हुई, वो देखते हैं क्या थी। एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बीन एक्सप्रेस फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। देश के हर कोने से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट गुस्सा दिखाई दे रहा था। Suppression against peaceful people by the British led to the violent situation as people not only ransacked the post office, telegram department, police stations, railway stations, government buildings, schools and colleges buildings, railway lanes, bridges and roads, but looted the assets and set them to fire the government properties. तो इसके परिणाम स्वरूप जो शांति से एजिटेशन चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ने उसको वायलेंट किया, उनका अपोज किया। तो लोगों ने ना ही पोस्ट ऑफिस को तोड़ा, टेलीग्राम डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इन सारे रेलवे स्टेशन, ब्रिजेस को इसको तोड़ा, उनको आग भी लगा दी और उसको लूट भी कर दिया। इन दिस रेलवे इंक्लूडेड द हेवीएस्ट लॉस। रेलवेज को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इन मेनी ऑफ द एरियाज पीपल यूज्ड बॉम्ब्स। काफ़ी सारे जगहों पर लोगों ने बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया था। Failure of the government in crushing the struggle. The government tried to suppress the movement with hard hand. गवर्नमेंट ने सारी कोशिश की बहुत सख्त हाथों से इसको रोकने के लिए। The struggle started from a small end to a large extent by ransacking government systems. पूरे गवर्नमेंट सिस्टम को बहुत बुरी तरह से असर हुआ था इसका। More than 70,000 people were imprisoned, 538 gunshots were fired, 1,028 people lost their lives, 3,200 people were injured. तकरीबन 70,000 लोगों को जेल में डाला गया था, 538 गनशॉट्स हुए थे, 1,028 लोगों ने अपनी जान गंवाई और तकरीबन 3,200 लोग घायल हुए थे। स्टूडेंट्स वर इंजर्ड इन गनशॉट्स स्पेशली इन अहमदाबाद एंड पटना। स्टूडेंट्स जो पढ़ते थे उनको अहमदाबाद और पटना में भी काफ़ी बच्चे इंजर हो गए थे। A unique political consciousness was created amongst the people. लोगों में एक अजीब सी political जागरूकता आ गई थी। This movement gave clear warning to the British government and a message to the world that India cannot be enslaved anymore. इस movement ने ब्रिटिश सरकार को और पूरे विश्व को एक मैसेज दे दिया था कि भारत को आप ज़्यादा देर तक गुलाम नहीं बना के रख सकते हो। The struggle really signaled by the people of India to Britishers to quit India. इस स्ट्रगल ने भारतीय लोगों ने ब्रिटिशर्स को चेतावनी दे दी थी कि आपको इंडिया छोड़ना ही पड़ेगा। द पीपल ऑफ इंडिया नाउ वांटेड फुल फ्रीडम। अब भारतीय लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए ही थी। द अमेंडमेंट ऑफ डोमेन स्टेटस वाज ऑलमोस्ट इनविजिबल बाय द स्ट्रगल। इस स्ट्रगल के दरमियान डोमेन स्टेटस पूरा सा गायब ही हो चुका था। आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 5 years इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। 5 साल के कश्मकश के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली। आज़ाद हिंद फौज एंड सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न इन कटक इन ओडिशा स्टेट 23 जनवरी इन 1897। 1897 में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक ओडिशा में हुआ था। हिज फादर राय बहादुर
जानकीनाथ बोस वॉज अ गवर्नमेंट लॉयर इन ब्रिटिश जुडिशरी। ब्रिटिश जुडिशरी में उनके पिताजी राय बहादुर जानकीनाथ बोस लॉयर थे। हिज मदर पार्वती देवी वॉज अ फिलेंथ्रोपिस्ट। उनकी माता पार्वती देवी वो फिलेंथ्रोपिस्ट थे, समाज के बहुत सारे काम करते थे। प्रेडिक्शन वॉज दैट दिस बंगाल लैड विल बिकम सिंसियर सर्वेंट ऑफ ब्रिटिश। ऐसा उनका अनुमान था कि ये ब्रिटिश का एक सिंसियर सेवक बनेगा। बट ही वेंट ऑन टू बिकम अ स्टॉन्च फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के सामने ये एक बहादुर लड़वैया बन के खड़े हो गए। After passing the examination with good marks from Calcutta's Presidency College, he went to England for further studies. कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अच्छे मार्क्स से पास होने के बाद वो इंग्लैंड गए पढ़ाई करने के लिए। ही पास द वेरी डिफिकल्ट ICS एग्जामिनेशन एट 4th नंबर। इंडियन सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन वो 4थे नंबर से पास हुए एंड रिटर्न टू कलकत्ता, और फिर कलकत्ता वापस आए। सीड्स ऑफ रेवोल्यूशन वर प्लांटेड इन दिस माइंड ड्यू टू द attitude and insulting attitude and pride of the British profession of the Presidency College towards the Indians. ब्रिटिश प्रोफेसर जिस तरह के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भारतीय लोगों के साथ बर्ताव करते थे, उनको बहुत इंसल्टिंग फील हुआ था। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। अब इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में उनको बहुत ही इंटरेस्ट था। ही बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के वो एक्टिव मेंबर हो गए। ही ज्वाइन द स्वराज पार्टी इन 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी भी ज्वाइन की। He soon became a very popular leader amongst the youth। तो जवानों के बीच में वो पॉपुलर लीडर बन गए। He was at the top in civil disobedience movement and therefore jailed many times। सिविल disobedience movement में वो टॉप पर थे, इसलिए बहुत बार उनको जेल में भी डाला गया था। At the age of 41 he was elected the president of Congress convention in हरिपुर सूरत and was showcased his ability। 41 साल की उम्र में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हरिपुरा में, सूरत में, एंड अपनी काबिलियत उन्होंने बताई। ही लेफ्ट द कांग्रेस एज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस विद गांधी जी हैड इंक्रीज्ड एंड ही एस्टैब्लिश्ड अ पार्टी द फॉरवर्ड ब्लॉक। गांधी जी के साथ उनके मतभेद होते रहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना दी थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। To awaken plebiscite against the Britishers, he traveled most of the regions of India। ब्रिटिशर्स की प्रेसिडेंसी की जागरूकता के लिए उन्होंने भारत का बहुत सारा ट्रैवल भी किया। ही वॉज अरेस्टेड अंडर द इंडियन डिफेंस कोड एंड इम्प्रिजन्ड। इंडियन डिफेंस कोड के अंदर उनको अरेस्ट कर दिया था और जेल में डाल दिया था। ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट ही वॉज इल ट्रीटेड। इम्प्रिजनमेंट टाइम भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया था। ही वॉज इम्प्रिजन्ड एट द प्लेस ऑफ रेसिडेंस एज हिज हेल्थ वॉज डिटोरिएटिंग सिंस ही वॉज फास्टिंग अनटू दैट। उन्होंने मरने तक उपवास करने का प्रण लिया था, इसलिए उनको अपनी जगह पे ही, अपनी रहने के स्थान पे ही इम्प्रिजन कर दिया था, जेल में डाला गया था। He traveled in the disguise of Pathan from Calcutta via Peshawar, Kabul, Iran, Russia, later on to reach Berlin, Germany on 28 March 1942। पठान की डिवाइस पर उन्होंने कलकत्ता से ट्रैवल करना चालू किया वाया पेशावर, काबुल, ईरान और रशिया, और वहाँ अंत में बर्लिन में भी जर्मनी में जाके पहुँचे 28 मार्च 1942 में। इंडियंस लिविंग इन जर्मनी गेव हिम वार्म वेलकम। भारतीय लोग जो जर्मनी थे उन्होंने उनका हार्दिक स्वागत भी किया। ही अर्ज्ड द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू बर्लिन लीडर टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर से लड़ने के लिए उन्होंने वहाँ भारतीय लोगों को वहाँ के रेडियो से संबोधित भी किया। He also met Hitler in Germany and discussed the detail about independence of India। वो जर्मनी में हिटलर को भी मिले और भारतीय स्वतंत्रता के बारे में भी डिस्कशन किया। He then went to Rome and Paris to establish military unit for the independence of India and recruited 3000 Indians। वो फिर रोम, पेरिस में गए और कहा कि भारतीय स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस के लिए एक सेना भी बना जाए और 3000 हिंदुस्तानियों को उसमें शामिल किया। रास बिहारी बोस, रेवोल्यूशनरी लिविंग इन जापान, चेंज ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्टैब्लिश इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। रास बिहारी बोस जो जापान में रहते थे उन्होंने सबको एक कर दिया और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई। टू मेक इंडिया फ्री, आज़ाद हिंद फौज वॉज सेटअप। भारत को स्वतंत्र करने के लिए आज़ाद हिंद फौज भी बनाई गई। A presence of 100 Indian delegations from Malay, Japan, Sumatra, Java, Hong Kong, Brunei, Andaman, Burma, बर्देश्वर, नाउ म्यांमार वर ऑन दी ऑर्गेनाइजेशंस। सो भारत को इसमें हेल्प करने के लिए मलाय, जापान, सुमात्रा, जावा, हांगकॉन्ग, बर्ने, अंडमान, बर्मा, जिसको म्यांमार कहते थे, वो सारे के दल इसमें शामिल हो गए।
इन दैट मोहन सिंह अ प्रिजनर अरेस्टेड बाय जापान वाज आल्सो प्रेजेंट। जापान के द्वारा एक प्रिजनर मोहन सिंह जिसको अरेस्ट किया था वो भी हाजिर थे। मोरोवर राज बिहारी बोस वॉलंटरी रिटायर्ड एज द हेड ऑफ आईएनए के हेड के रूप में राज बिहारी बोस ने वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दी थी। आजाद हिंद फोर्स एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। After breaking the tight British security, Subhash Chandra Bose cleverly reached Japan from Berlin in a submarine in 1943। एक सबमरीन के द्वारा ब्रिटिश की सिक्योरिटी तोड़ते हुए बहुत चालाकी से सुभाष चंद्र बोस एक सबमरीन के थ्रू जापान पहुंचे। Moreover, Raj Bihari Bose of Indian Independence League wanted Subhash Chandra Bose to be the head of the league। ज़्यादातर राज बिहारी बोस ने ही सुभाष चंद्र बोस को कहा था कि आप इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के हेड बनिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन दिस फौज ओनली इंडियन सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स वुड बी देयर एंड इट वुड बी फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये तय किया था कि इसमें सिर्फ इंडियन सोल्जर्स ही रहेंगे और भारतीय स्वतंत्रता के लिए ये लोग लड़ेंगे। जापान वुड प्रोवाइड एवरी काइंड ऑफ हेल्प फॉर द इंडियन फ्रीडम। जापान हर तरीके का मदद इंडियन फ्रीडम के लिए करने को तैयार था। इट वॉज प्रॉमिस दैट द जापानीज आर्मीज एडवांस टुवर्ड्स द इंडियन कैप्चरिंग इंडियन प्रोविंसेस प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म्ड एंड जापान वुड गिव देम रिकग्निशन। ऐसा तय किया था कि जापानीज आर्मी इंडियन फ्रीडम के लिए आगे आएगी और उसको रिकग्निशन भी देगी गवर्नमेंट के थ्रू। ऑन 2 जुलाई 1943 सुभाष चंद्र बोस वेंट टू सिंगापुर फ्रॉम जापान एंड देयर ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ऑन 4 जुलाई 1943। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जापान किए और वहाँ पे उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का 4 जुलाई 1943 में। Moreover, Raj Bihari Bose voluntarily retired as the head of the Indian National Army and appointed Subhash Chandra Bose as the head of INA। या सुभाष चंद्र बोस को INA का हेड सिलेक्ट कर दिया था। इंडियंस रिसाइडिंग देयर गॉट अ प्रॉपर एंड एबल लीडर फॉर फ्रीइंग देयर मदरलैंड। भारत माता को फ्री करने के लिए लोगों को एक प्रखर और सख्त नेता मिल गया था। Since then सुभाष चंद्र बोस was called नेताजी। तब से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का नाम भी दिया गया। इन स्पीच ऑन द रेडियो ही गेव स्लोगन चलो दिल्ली। अपने रेडियो पर की स्पीच के दरमियान उन्होंने कहा चलो दिल्ली का उन्होंने नारा भी लगाया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप यू गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम, ये उन्होंने आवाज़ लगाई। विथ हिज स्किलफुल गाइडेंस ही फॉर्म द पैरेलल गवर्नमेंट। अपनी नेतृत्व के अंदर उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट भी खड़ी कर दी थी। ही ट्राइड टू कन्विंस एंड अर्ज द इंडियंस रिसाइडिंग इन साउथ एशिया टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अब उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में रहते हुए भारतीयों को कन्विंस कर दिया था कि आप अपना सब कुछ त्याग दो भारत माता की स्वतंत्रता के लिए। Establishment of provisional government by Subhash Chandra Bose। Subhash Chandra Bose formed provisional government and he became its prime minister and the head of army। एक टेम्परेरी गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी प्रोविजनल और वो उसके प्राइम मिनिस्टर भी बन गए और हेड आर्मी के हेड भी बन गए। ही अलॉटेड अदर डिपार्टमेंट्स टू हिज कंपेनियंस एंड फॉर्म्ड अ कैबिनेट। उन्होंने अपने कंपेनियंस को दूसरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी दिए और एक कैबिनेट फॉर्म की। हिज गवर्नमेंट वॉज रिकग्नाइज बाय जापान, जर्मनी, इटली, नेशनलाइज चाइना एंड बर्मा। उनकी गवर्नमेंट को जापान, जर्मनी, इटली और नेशनलाइज चाइना और बर्मा ने भी रिकग्निशन दिया। दिस गवर्नमेंट रिकग्नाइज हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज एंड ट्राई कलर एज द नेशनल फ्लैग। इस गवर्नमेंट ने हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा और तिरंगे को अपना राष्ट्रीय झंडा भी डिसाइड कर लिया था। इट वॉज डिसाइडेड टू हैव इनकम बाय असिस्टिंग जापान। जापान को हेल्प करते हुए वहाँ से इनकम भी मिलेगी। इंडिपेंडेंट रोल एंड प्रॉपर्टी टैक्स और इंडिपेंडेंट रोल के दरमियान उसको पैसे भी मिलते थे। नेताजी विजिटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड नेम्ड इट एज शहीद मार्टर एंड स्वराज इंडिपेंडेंस। उनको शहीद और स्वराज का नाम भी दिया था अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स को। Last step in martyrdom of Subhash Chandra Bose, Subhash Babu. On May 1944, under the leadership of Netaji, his military units captured Rangoon, Prom, Kohima, presently known as नागालैंड। मई में 1944 में नेताजी के नेतृत्व के अंदर ही रंगून, पूर्ण और कोहिमा जिसका नागालैंड है उसके अपने अंदर कर लिया था। देन इट मार्च टुवर्ड्स इम्फाल, मणिपुर। उसके बाद वो लोग मणिपाल की तरफ उन्होंने कूच किया। आफ्टर दैट द ड्रॉपिंग ऑफ 2 bombs ऑफ नागासाकी एंड हिरोशिमा इन जापान, द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टॉप। उनका टेम्परेरी गवर्नमेंट को जो पैसे मिलते थे वो नागासाकी और हिरोशिमा पे जापान पे बॉम्ब डालने के बाद पैसे आना बंद हो गए।
British aircraft started warfare against Azad Hind Force, and so the second condition became critical. ब्रिटिश एयरक्राफ्ट ने भी आज़ाद हिंद फौज की तरफ हमला करना कर दिया था, इसलिए कंडीशंस बहुत ही नाजुक हो गई. ऑन August 18, 1945 ही स्टार्टेड फ्रॉम ताइपी एयरपोर्ट टू फॉर्मोसा फॉर टोक्यो. 18 अगस्त 1945 में ताइपी एयरपोर्ट से उन्हें फॉर्मोसा जापान के लिए स्टार्ट कर गई. बट हिज प्लेन कॉट फायर एंड ही गॉट सीरियसली बर्न्स एंड वॉज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एंड ही डाइड. लेकिन उनके प्लेन में आग लग गई और उनको सीरियस ईजा हुई और ट्रीटमेंट के दरमियान उनकी मौत हो गई. द मिस्टीरियस ऑफ हिज डेथ हैज़ रिमेन्ड अनसॉल्व्ड टिल डेट. आज तक उनकी पेचीदा मौत का असली कारण पता नहीं चला है. Achieving independence and partition of India. The commanders of Indian National Army were arrested as prisoners of war and were accused of treason and put into trial. इंडियन नेशनल आर्मी के जितने भी आर्मी मैन थे सबको वॉर में डाल दिया. उनको सबको वॉर में आए हुए जितने प्रिजनर्स थे उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बोल के जेल में डाल दिया था और उनको ट्रायल पे लिया था. बालूभाई देसाई एंड जवाहरलाल नेहरू प्लीडेड देयर केस. जवाहरलाल नेहरू और बालूभाई देसाई ने उनके साथ केस लगा था. ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्फ्लिक्टेड देम विद पनिशमेंट एंड देयर वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम इन द एंटायर कंट्री. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट पनिशमेंट तो दे ही दी, उसके अगेंस्ट पूरे देश में प्रोटेस्ट भी हुए. सो बोइंग अप टू पॉपुलिस्ट ओपिनियन द गवर्नमेंट हैड टू विड्रॉ द पनिशमेंट. लेकिन लोगों की जागरूकता की वजह से जो पनिशमेंट दी गई थी वो गवर्नमेंट को वापस लेनी पड़ी. दीज इवेंट्स विद द नेवल mutiny of Bombay 1946, the British established their rule in India with no longer be tenable. इस के दरमियान बॉम्बे में 1946 में ब्रिटिश रूल को पता चला कि अब ज़्यादा देर तक हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं. On February 20, 1947, Attlee, the Prime Minister of Britain, announced that the British government shall give all the powers to the government of India as per the cabinet mission formula and shall quit India by June 1948. So, 20 फरवरी 1947 एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ने तय कर लिया था कि वो भारत को छोड़ देंगे और सारे पावर्स कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत को दे देंगे जून 1948 तक. Thus, in a changed situation, Mountbatten was appointed the Viceroy in place of Lord Waverley. Lord Waverley के जगह पे इस पर बदलते हुए सिचुएशन में माउंटबेटन को वाइसरॉय बना गया. When he took charge of this post communal riots he started in India. The conditions of India had become pathetic. जब उन्होंने शुरुआत की थी कम्युनिस्ट राइट्स के दरमियान उन्होंने देखा था कि भारतीयों की हालत एकदम दर्दयनीय और बहुत बुरी हालत हो गई थी. In July 1946, the Congress secured 201 seats out of 210, Muslim League 73 seats out of the 78 from provinces of India for the prior formation of the Constitution Assembly. Constitution Assembly की फॉर्मेशन के लिए 201 सीट जीती गई थी कांग्रेस ने 210 में से, और मुस्लिम लीग में से ने 78 में से 73 सीट जीती थी. He pressurized the government for Pakistan on 16 August 1946. 16 अगस्त 1946 में लीग ने प्रेशराइज किया पाकिस्तान के लिए. सो टेरिबल कम्युनिस्ट राइट्स एंड टर्मोइल स्टार्टेड ऑल ओवर द इंडिया. तो कम्युनिकल राइट्स भाई स्टार्ट हो गए पूरे भारत में. लुकिंग एट द सिचुएशन इन इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर कांग्रेस लीडर्स फेल्ट दैट देयर वाज नो एन अल्टरनेटिव फॉर एक्सेप्टिंग द डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम लीग फॉर पाकिस्तान. सिचुएशन को देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और अदर कांग्रेस लीडर्स को ये तय हो गया कि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान देने के अलावा और कोई उपचार नहीं है. बिकॉज मुस्लिम लीग एंड जिन्ना इंसिस्ट फॉर सेपरेट पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम लीग और जिन्ना ने अलग पाकिस्तान के लिए मांग कर रही थी. द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑफ December 9, 1946. दिसंबर 9 तारीख को पहली कैबिनेट मीट थी वो मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दी थी. मुस्लिम लीग एग्जीक्यूटेड हेल्ड ऑन द 31 जनवरी 1947 डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कैबिनेट मीटिंग एंड गेव अ रैपिड एंड एक्सटेंसिव प्रोग्राम फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के डिमांड के लिए 31 जनवरी 1947 के लिए उन्होंने मीटिंग बॉयकॉट की और एक्सेप्ट दूसरा डिमांड किया. माउंटबेटन कन्विंस नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल who understood the matter that having a well organized central government having administrative units under the center shall be more peaceful and progressive instead of a weak central government consisting of many autonomous and opposite constitutions. माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कन्विंस कर दिया कि एक कमज़ोर सरकार है जो बराबर से ना चले, उससे तो अच्छा एक प्रखर और मजबूत सरकार बने, वो होना बहुत ज़रूरी है. नेशनल लीडर्स फाउंड दिस आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल. नेशनल लीडर्स को ये आर्ग्यूमेंट भी जायज़ लगी. सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नेहरू डिस्कस दिस मैटर्स विद गांधी जी. सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नेहरू जी ने इस मैटर को गांधी जी के साथ भी डिस्कस किया.
who also helplessly accepted the argument of partition of India with heavy hearts, जिन्होंने ना चाहते हुए भी अपने हृदय पर जोर रखते हुए भारत का विभाजन करने का स्वीकार कर लिया. Mountbatten Plan 1947 and Partition of India. On March 24, 1947, Viceroy Mountbatten presented his scheme. According to him, there was no alternative other than partition of India. 24 मार्च 1947 में वाइसराय माउंटबेटन ने अपना प्रस्ताव, अपना स्कीम बाहर सामने रखा. उन्होंने बताया कि विभाजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. And political leaders like Sardar Vallabhbhai Patel understood the matter. सरदार वल्लभ भाई जैसे political leaders ये समस्या को समझ गए. After many discussions and prolonging, finally on 3rd June 1947, Viceroy Mountbatten decided the plan on the partition of India. 3rd जून 1947 में बहुत सारी मीटिंग्स के बाद वाइसराय माउंटबेटन ने पार्टीशन ऑफ इंडिया तय कर लिया. इन दिस प्लान इज नोन एज द माउंटबेटन प्लान. दिस प्लान को माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं. द कांग्रेस लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग accepted this plan. मुस्लिम लीग के लीडर्स ने ये प्लान को एक्सेप्ट कर दिया. When Mountbatten started getting implemented, Mountbatten plan started getting implemented, people of East Bengal and Sylhet province of Assam decided to join the East Pakistan. West Bengal and East Bengal with associated with India as per the pre-decision of the assembly. So assembly के pre-decision के परिणाम स्वरूप असम के लोग ईस्ट पाकिस्तान में, वेस्ट बंगाल में और ईस्ट बंगाल में लोग जुड़ने को तैयार थे. वेस्ट पंजाब joined with पाकिस्तान. वेस्ट पंजाब ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया. It was decided to assimilate नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस सिंध एंड बलूचिस्तान विद पाकिस्तान. ये तय किया था कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को, सिंध और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में जोड़ दिया जाएगा. Indian Independence Act 1947 July. The British Parliament passed the Independence Act according to Mountbatten Plan के according British Parliament ने Indian Independence Act पास कर दिया. According to this, India's first Governor General was Mountbatten and Nawab Jinnah was the Governor General of Pakistan. इस प्लान के अकॉर्डिंग माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल. बाय दिस एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिश रूल केम टू एंड. इन दिस एक्ट के दरमियान ही भारतीयों का डिपेंडेंस ब्रिटिश रूल पर एंड हो गया. Therefore, गांधी considered this act the one and only best and beneficial act given by the Britishers to India. गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत को एकमात्र और सबसे अच्छा एक्ट यही था. The last viceroy of the British government organized a function in Delhi at the midnight of August 14. लास्ट वाइसरॉय ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिल्ली में 14 अगस्त की रात को एक फंक्शन किया. द यूनियन फ्लैग ऑफ इंग्लैंड वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम दी पोल एंड द इंडियन नेशनल फ्लैग ट्राइकलर वॉज होस्टेड. यूनियन फ्लैग जो इंग्लैंड का था उसको नीचे ला गया था और भारतीय तिरंगा लहरा गया था. द डॉक्यूमेंट्स ऑफ अट्रीब्यूटिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वर हैंडेड ओवर बाय माउंटबेटन टू श्री राजगोपाल आचार्य, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. डॉक्यूमेंट्स जो भारत के थे वो माउंटबेटन ने श्री राजगोपालाचार्य को हैंड ओवर किए, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने इंडिपेंडेंट इंडिया के. एंटायर एटमॉस्फेयर वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट. पूरा एटमॉस्फेयर एक्साइटमेंट से भरा हुआ था. एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज कम्प्लीटेड. पावर का ट्रांसफर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था. 15 अगस्त 1947 वॉज एन एक्सीलेंट डॉन ऑफ इंडिया. इंडिया के लिए 15 अगस्त 1947 का सुबह बहुत ही सुहानी थी. All celebrated the first independent festival very pleasantly and cheerfully in the entire country. पूरे देश में बहुत ही cheerfully और pleasantly ये स्वतंत्रता का सेलिब्रेशन हुआ. Everywhere people hung torans, a good omen on doors. Sweets were distributed in schools. Many people who had taken vow felt relieved in the fulfillment. But Gandhiji was shocked due to the partition of India, and therefore he had deeply plunged into grief and drifted in meditation. हर लोगों ने घर पे तोरण लगाए, स्कूल में मिठाइयाँ बांटी गई, हर लोग अच्छी तरह से खुश थे. लेकिन गांधी जी को आघात हुआ था क्योंकि भारत का हिस्सा हो रहा था और वो मेडिटेशन करने लग गए थे. India becoming independent and the immediate problems of it. The Indian and Pakistan's two separate independent nations came into existence as a result of Mountbatten Plan and Indian Independence Act 1947. Indian Independence Act 1947 और Mountbatten Plan के अधिकृत भारत और पाकिस्तान दो अलग नेशन बन के आ गए. The resolution of the following problems had to be found out. इन following problems के solutions भी निकालने थे. Reorganization of military forces. Military force का reorganization. Dispute over the assets and properties. Assets और properties का disputes.
डेब्ट्स एंड क्रेडिट्स, उधार लेती देती, वो प्रॉब्लम्स एंड सेटलमेंट्स ऑफ रिफ्यूजीज, जो रेफ्यूजीज है उनका सेटलमेंट, पब्लिक सर्विसेज एंड अरेंजमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और पब्लिक सर्विस का अरेंजमेंट करना था, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ इंडिया टू बी फिक्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड के इंडिया की बाउंड्री को भी फिक्स करना जाता था। A 5-member committee consisting of 2 representatives each from India and Pakistan was formed under the chairmanship of Lord Mountbatten. लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में 5 मेंबर का कमेटी 2 भारत और पाकिस्तान की अलग से तरफ से कमेटी में मीटिंग में शामिल हुए। The committee appointed different commission consisting of experts of the relevant subject to solve all the problems. सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये कमेटी ने अलग अलग अनुभवी लोगों को वहाँ रखा। In case of any differences of opinion, both the nations are admitted to accept the final decision given by the arbitrator, consisting of one representative of India and one from Pakistan, under the chairmanship of the former Chief Justice of India. Chief Justice of India के नेतृत्व के अंदर भारत और पाकिस्तान ने एक एक अपने मेंबर देकर ये चीज़ स्वीकार करी अगर कोई ओपिनियंस में मतभेद हो तो। Military Commandant General of India compelled the partition of army military weapons. आर्मी मिलिट्री वेपन्स का भी विभाजन करना तय हो गया था। ब्रिटिश आर्मी लेफ्ट इंडिया ऑन 28 फरवरी 1948। 28 फरवरी को ब्रिटिश आर्मी भारत छोड़ के चलेगी। ऑल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, जुडिशरी वर गिवन अपॉर्चुनिटी टू चूज वेदर दे वुड सर्व इंडिया और पाकिस्तान। हर जुडिशरी एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर्स को ये चॉइस दिया गया था कि आप इंडिया को सर्व करोगे या पाकिस्तान को। दे वर given assurance by about their pay, allowance, security of services, pensions etc. उनको ये सतावना भी दी गई थी कि उनका जॉब, सिक्योरिटी, अलाउंसेस, सैलरी, पेंशन सब कुछ मिलेगा। A large number of refugees from both the countries migrated, leaving their houses and properties. अपने houses और properties छोड़ के बहुत लोगों ने एक दूसरे के कंट्री में माइग्रेट किया। इंडिया solved the tremendous problem of this rehabilitation and restoration with skillful and patiently. इंडिया ने ये प्रॉब्लम बहुत ही स्किलफुल तरीके से सॉल्व किया। एंड देन दी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल merged about 562 small and big provincial states of India into Indian Union. 562 रजवाड़े जो थे, प्रिंसली स्टेट्स जो थे, उन तभी के प्राइम मिनिस्टर और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने मिलकर इंडियन यूनियन में उनको मर्ज कर दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड आयरन विल एंड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन सॉल्व द प्रॉब्लम। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में डिटर्मिनेशन ने और स्ट्रॉन्ग विल ने ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। येट लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स लाइक effects of communal rights due to partition, the shock of Mahatma Gandhi's death to make independent India self-reliant with the help of good governance, the weak condition of Indian agriculture to create an atmosphere of peace and tranquility in the country, the external security of the country etc. became necessary. इसके बावजूद लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लाना जरूर था, क्योंकि राइट्स का सॉल्यूशन लाना, महात्मा गांधी की डेथ का जो असर हुआ था भारतीय लोगों पे, सेल्फ रिलायंट बनना, इंडिपेंडेंट इंडिया, गवर्नेंस अच्छी चाहिए थी, वीक कंडीशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर थी उसको अच्छा करना था, एटमॉस्फेयर पीसफुल और शांति वाला करना था, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी से भी भारत को मजबूत करना था। Thus, the East India Company came to India being alert by the prosperity and trade union. इसी से अंत में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई धंधा और प्रॉस्पेरिटी के ट्रेड के माध्यम से। दी कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस सर्टन गुड्स एंड बैड रिजल्ट्स इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल फील्ड्स में ब्रिटिश रूल ने बहुत ही अच्छे और बुरे काम भी किए। द कंपनी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंग्लैंड प्रॉस्परस एंड द कॉस्ट ऑफ इंडिया। भारत के कीमत चुकाकर इंग्लैंड को श्रीमंत और पैसे वाला कैसे बनाना, यही उन्होंने किया था। द reforms they made in the administration for their own interest and direct powers to be benefited for India. उन्होंने जितने भी रिफॉर्म्स लाए उनका एक ही ध्येय था कि वो खुद पैसे वाले बने भारत की कीमत चुकाकर। फ्रेंड्स, द चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लिसन टू द वीडियो अगेन। दोस्तों, हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये वीडियो फिर से ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन ज्ञान गुरु वाणी एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। दोस्तों, ज्ञान गुरु वाणी पर रहने के लिए आभार। ये इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।